जय हिंद। चलिए हम आज समझेंगे वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, जो वाष्प दाब होता है वह वाष्प के कारण होता है और जो वाष्प बनती है वह भाप के कारण बनती है। बस, तो इसको हम क्या समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखे है भाप से बनता है वाष्पन। जो भाप होता है और उस भाप के बाद वाष्पन क्रिया होती है और वाष्पन के ही बाद क्या बनता है, वाष्प दाब बनता है। यानी अगर हम इसको देखें तो जो वाष्प दाब होता है वो वाष्पन की क्रिया से आती है और जो वाष्पन होता है वह भाप के कारण होता है। और पहले यह समझ लेते हैं वाष्पन की क्रिया क्या होती है, उसके बाद फिर हम समझेंगे वाष्प दाब क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कोई ओपन कंटेनर है, कोई खुला पात्र है अभी, और इस खुले पात्र में ए ही टाइप का कोई क्या रखा गया है, द्रव पदार्थ को रखा गया है। जो द्रव पदार्थ है वह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होगा, यानी मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा। और क्या है, जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे ऊपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, यानी सतह का द्रव बोलते हैं। जबकि जो बिचवा में होता है उसको हम बल्क मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो आपका बीच में मॉलिक्यूल यानी अणु होता है वह चारों तरफ से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण बंधा रहता है। उसमें सहसंजक बल चारों तरफ से लगा रहता है और उसी सहसंजक बल के कारण वो आपस में क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। जबकि जो आपका सतह का द्रव होता है, सतह का जो आपका मॉलिक्यूल्स यानी अणु होता है वह तीन ही साइड से क्या रहता है, बंधा रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बगल भी क्या होगा, द्रव होगा, इसके बगल भी द्रव का कण होगा, इसके नीचे होगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं, क्योंकि ये सबसे ऊपर का है, सबसे सतह का है। तो ये क्या होता है, तीन ही साइड से बंधा रहता है। जबकि अगर नीचे वाली बात करें तो इससे ऊपर का इसके बगल से भी बंधा रहेगा, इधर से भी बंधा रहेगा और इधर से भी बंधा रहेगा। तो इसका जो फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कम ही रहता है किसके, इसकी अपेक्षा। और ये जो होता है कौन, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें वाइब्रेशन की क्रिया ज़्यादा होती रहती है, वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीन ही साइड से बंधे रहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी भी अगर एनर्जी और मिल उल जाती है तो ये क्या करते हैं, अपने को फ्री कर लेते हैं। ऐसे से हिला फिला के क्या करेंगे, अब एक साइड से बंधे नहीं है, हिलाएंगे तुरंत क्या करेंगे, अपने को फ्री कर लेते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये जो सतह का कण है, जो सतह का अणु है, अब इसका क्या होगा, हाँ, ये क्या करते हैं, जब वाइब्रेशन ज़्यादा होता रहता है तो ये अपने को फ्री करके क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। अब देखो, जब ये सतह का अणु जब ये क्या करेगा, वाइब्रेशन इवेपोरेट करेगा, यानी भाप बन के उड़ेगा, तो इसके नीचे वाला जो सतह होता है, ठीक इसके नीचे वाला सतह, ये अब ये भी क्या करेगा, देखो अभी तो इससे बंधा था, जैसे ही टूट के ये ऊपर गया, अब ये भी क्या करेगा, इसका एक साइड का क्या करेगा, फोर्स खत्म हो जाएगा। तो इसका स्थान जो होता है उसके नीचे वाला कण ले लेता है और यही क्रिया चलती रहती है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो आपका ओपन पात्र होता है, ओपन कंटेनर होता है, ये क्या करेगा, चूंकि है तो यहाँ ये जो सतह है, सतह पे बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका क्या होता रहेगा, हमेशा वाष्प बनता रहेगा और वो उड़ उड़ के हमेशा जाते रहेंगे। और ये जो पदार्थ है, जो द्रव पदार्थ है, उसके मात्रा में धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कमी होती रहेगी। तो इसके कारण देखिए, जब ओपन कंटेनर होता है तो वाष्प तो बनती है लेकिन कोई दाब नहीं बनता। दाब जो बनता है हमेशा क्लोज कंटेनर के लिए बनता है। तो जो आपका क्या होता है, ओपन कंटेनर होता है, इसमें जो ओपन कंटेनर होता है उसमें वाष्प दाब, पहली बात तो उसमें ओपन कंटेनर में वाष्प दाब क्या नहीं होता, वाष्प दाब नहीं प्राप्त किया जाता। ये समझ में आ गया। और एक बात और, ये जो होता है सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके काइनेटिक एनर्जी जो बीच में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा रहती है। वाष्पन की क्रिया समझ में आ गई, वाष्पन कैसे होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम क्लोज्ड कंटेनर की बात करें, वाष्पन की क्रिया हम बात की है किसमें, ओपन कंटेनर में। ये आपका कैसा कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, खुला पात्र है। अगर हम क्लोज्ड कंटेनर की बात करें तो देखिए, क्लोज्ड कंटेनर में भी वही क्रिया होगा, वाष्पन वैसे होगा। प्रारंभ में वाष्पन बड़ी तेजी से होता है, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे क्या होगा, जो स्पेस है, खाली जगह है, उसमें जगह ज़्यादा रहेगा। और शुरुआत में क्या करेंगे, ये जो वाष्पन की क्रिया होगी, यहाँ से कण क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। मतलब शुरुआत में यहाँ से कणों के वाष्पन क्रिया ज़्यादा होगी और ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाके टकराते रहेंगे और यहाँ पे क्या होते रहेंगे, एकत्रित होते रहेंगे। कुछ देर बाद बीतेगा तो वाष्पन क्रिया के साथ साथ उसमें संघनन भी होने लगेगा। ऐसा क्यों, प्रारंभ में तो ये खाली था, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ से कण जाके अब वहाँ पे एकत्रित होने लगे। जैसे ही वहाँ पे एकत्रित होने लगेंगे तो वो कण आपस में क्या होंगे, पास पास आने लगेंगे। और जब पास पास आने लगेंगे तो उनका कंडेंसन होने लगता है, यानी वह संघनन की क्रिया करने लगते हैं। तब क्या होगा, वाष्पन की क्रिया होने लगी और संघनन भी होने लगा। यानी इधर से ये क्या कर रहे हैं, अपने को इवेपोरेट करके उड़ रहे हैं, उधर से वो आपस में संघनित होकर टपाक से चू जा रहे हैं, पानी बन के, यानी द्रव बन के। तो इस समय भी वाष्पन की क्रिया तीव्र होगी, लेकिन ये क्रिया धीमी है। अभी धीरे धीरे ये क्रिया धीमी पड़ जाएगी, जबकि ये क्रिया क्या होगी,
थोड़ी तेज हो जाएगी। कुछ देर बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें साम्य की स्थिति आ जाएगी। साम्य की स्थिति का मतलब क्या है? कुछ देर बाद क्या होगा कि यहाँ से जितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ इस सतह के जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टूट के वाष्प की क्रिया में वाष्प में बदल जाएंगे, भाप में बदल जाएंगे, उतने ही तुरंत वहाँ से यहाँ से तुरंत अणु क्या करेंगे? आपस में संघनन करके तुरंत क्या कर जाएंगे? द्रव बन जाएंगे। देखिए, वाष्पन की क्रिया अब भी होती रहेगी और साथ ही साथ आपका जो है संघनन की क्रिया वो भी होती रहेगी, लेकिन जितने कण का वाष्पन होगा उतने कण का क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्या? साम्यावस्था आ जाना। तो कुछ देर बाद जो लिक्विड है वह इवेपरेशन करके वेपर बन जाएगा, यानी वाष्प बन जाएगा, और जो वाष्प है वह कंडेंसन करके क्या बन जाएगा? पुनः लिक्विड बन जाएगा। और इसे कहते हैं क्या? इक्विलिब्रियम, यानी साम्य की स्थिति आ जाती है। तो कुछ देर बाद इसमें साम्य की स्थिति आ जाती है। साम्य की स्थिति आ जाने से क्या है? इसमें वेपर प्रेशर, इसमें जो वाष्पन क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है? अब भी हो रही है। तो देखिए, जब साम्य की स्थिति आ जाती है तो जो वाष्प के कारण इस पात्र में दबाव लगता है, यानी दबाव डालती है, वही दबाव इस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आ गई? वाष्प दाब क्या होता है? किसी ताप पर, परिभाषा की बात करें तो किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, द्रव और उसके यहाँ पे वाष्प है, उसके मध्य क्या आ जाती है? साम्यावस्था आ जाने के बाद वाष्प का दाब, यहाँ पे जो वाष्प है ना, ये जो दबाव डालती है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। द्रव का मतलब द्रव से जो वाष्प बनी है वही उसका क्या है? वाष्प दाब कहलाती है। तो अगर सिंपल भाषा में अगर बात करें तो सीधे कह सकते हैं कि जब कोई क्लोज कंटेनर होता है तो वाष्पन क्रिया के बाद जो वाष्प होता है उस पात्र पे जितना दबाव डालती है वही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? वाष्प दाब क्या होता है? तो वाष्प दाब को समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं, ये समझते हैं कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो वाष्प दाब को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। इसमें पहला है कि पात्र की आकृति पर, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, यानी जो वाष्प दाब होता है वह पात्र कैसा है? बेलनाकार है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता, यानी उसकी आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। जितना वह छोटे में बनेगा वाष्प दाब, उतना ही वाष्प दाब क्या करेगा? बड़े वाले में भी बनेगा। समझिए हमारी बात। मान लेते हैं ये छोटा सा है और ये कोई बड़ा सा पात्र है। तो देखिए, अगर छोटा सा है तो इसमें कम ही जगह होगा, और ये जो बड़ा सा है इसमें ज़्यादा स्पेस होगा। तो कम जगह है, यहाँ पे जो सतह के कण रहेंगे, सतह के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कम ही रहेंगे, तो इसका वाष्पन कम ही होगा। और जगह भी कम है तो कम वाष्पन होगा, कम ही क्या उसमें क्या है? जगह है, तो जितना इसमें वाष्प दाब लगेगा, इसमें जितना वेपर प्रेशर लगेगा वैसे ही वेपर प्रेशर इसमें भी लगेगा, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो उसके सतह के कण भी क्या होंगे? ज़्यादा रहेंगे, तो ज़्यादा क्या करेगा? वेपरेशन क्रिया होगी। तो बात समझ पा रहे हैं? जितने ज़्यादा, देखिए स्पेस कम है तो जाहिर सी बात है कम ही क्या करेगा? ये इसमें वाष्पन होगा, और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो इसका वाष्पन उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर इस बात से डिपेंड नहीं करता कि वह उसकी आकृति, आकार कैसा है, बेलनाकार है, कैसा है, कुछ भी नहीं। दूसरी बात क्या है कि यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ की प्रकृति का मतलब ये है कि पात्र आपका वैसे ही है, एक में आप रख दीजिए क्या? H2O, और एक में आप रख दीजिए क्या? अरे C2H5OH, ये अल्कोहल है, ये क्या है? H2O है। देखिए, अब द्रव अलग अलग हो गए हैं। जब द्रव अलग अलग हो जाते हैं तो उनके वाष्पन की क्रिया जो होती है वह भी अलग अलग होगी। पता नहीं इसका ज़्यादा होगा, पता नहीं इसका ज़्यादा होगा, यह डिपेंड करता है उस द्रव पे। तो बात समझ पा रहे हैं ना कि यह जो वाष्पन क्रिया होती है द्रव की पदार्थ पे क्या करता है? जो वाष्पन की क्रिया होती है वह द्रव की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि जिस द्रव प्रकृति का वाष्पन ज़्यादा होगा उसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, और जिस द्रव में क्या होगा? वाष्पन की क्रिया कम होगी, उसमें वेपर प्रेशर कम ही बनेगा। आगे क्या है? जो वेपर प्रेशर होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो अणुओं के मध्य फोर्स लगता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके मध्य? मॉलिक्यूल्स के मध्य ज़्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर कम ही बनेगा। अरे जो ज़्यादा मजबूत से बंधा रहेगा उसका कहाँ से वेपर प्रेशर, उसका कहाँ से वेपराइजेशन होगा, यानी उसकी वाष्पन की क्रिया क्या होती है? कम ही होती है। और जिसमें क्या होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अणुओं के मध्य, या यूँ बोले ससंजक बल,
जिसमें सहसंजक बल ज़्यादा रहेगा उसमें क्या होगा, उसका वाष्पन की क्रिया कम होगी, उसमें वाष्प दाब कम बनेगा। जिसके सहसंजक बल क्या रहेगा, कम रहेगा, उसमें वाष्पन क्रिया ज़्यादा होगी और उसका वाष्प दाब ज़्यादा बनेगा। बात वही है। अब आगे क्या है, अच्छा यहाँ पे एक बात लिखी है, जैसे कह रहा है कि C2H5 कोई एथिल अल्कोहल है, उसके बाद ये क्या है, ग्लाइकॉल है, और ये क्या है, ग्लिसरॉल है। इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल तो कहेगा इसमें सबसे ज्यादा किसका क्या होगा, इसमें वेपर प्रेशर किसका ज्यादा मिलेगा, किसमें ज्यादा मिलेगा। तो देखिए जो आपका एथिल अल्कोहल होता है या एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है, जबकि आपका जो आपका क्या होता है, ग्लाइकॉल होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं डबल पाए जाते हैं। और जबकि आपका जो क्या होता है, ये कार्बन कार्बन से बता रहेगा सिंगली, जबकि आपका जो ग्लिसरॉल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो देखिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हैं, यानी जिसमें हाइड्रोजन बंध ज़्यादा हैं, उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका वेपर क्या होगा, उसका वेपराइजेशन यानी उसकी वाष्पन की क्रिया कम ही होगी। जब वाष्पन की क्रिया कम होगी तो उसमें जो आपका क्या होता है, वाष्प दाब कम ही मिलेगा। यानी अगर इसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा वाष्प दाब किसमें मिलेगा, सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा और सबसे कम इसमें। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, पी ग्लिसरॉल का वाष्प दाब सबसे कम रहेगा और किसका, ग्लाइकॉल का इससे ज़्यादा होगा, ग्लाइकॉल, और इससे ज़्यादा किसका रहेगा, अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का। बात समझ पाए हैं। यानी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है उसका वाष्पन क्रिया कम होगी और उसमें वाष्पन की क्रिया कम होने से उसका वाष्प दाब कम लगेगा। तो ये था हमारा इधर। अब समझते हैं अगला, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। ऐसा क्यों, अभी आगे इसको हम समझेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए जैसे कोई वाष्पशील पदार्थ है पानी का जो वाष्प दाब शुद्ध रूप से मिलेगा और उसमें कुछ आप क्या करिए, नमक वमक या फिर चीनी जो क्या है अवाष्पशील, चीनी का वाष्पन क्रिया थोड़ी होगा, चीनी उनी उसमें घोल दीजिए और उसके बाद जब उसका वाष्प दाब निकालेंगे ना तो वो कम ही मिलेगा। तो वही बात कर रहा है कि अवाष्पशील पदार्थ को मिला देने से उसकी वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा समझा ही देते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, द्रव का सतह है, द्रव का सतह है। तो इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लेते हैं इसमें ए कैसा है, आपका वाष्पशील है और इसे मिला रहे हैं बी क्या, अवाष्पशील है, अवाष्पशील, यानी बी की वाष्पन की क्रिया हो भी नहीं करेगी। देखिए जब ए और बी को एक साथ मिला के, मान लेते हैं ये पानी है चीनी है, उसको मिला के घोल घाल देंगे तो यहाँ पे ए मिल जाएगा, लेकिन उसके बिचवा में बी तो रहेगा, क्या मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए जो पहले ये जो सतह है प्योर वाष्पशील पदार्थों से भरा हुआ था, आज वो उसकी जगह पे कुछ जगह पे अवाष्पशील भी आ गए हैं। तो यहाँ पे इसका तो वाष्पन हो जाएगा, इसका भी वाष्पन हो जाएगा, इसका भी वाष्पन हो जाएगा, लेकिन इसका हो ही नहीं पाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि यह अवाष्पशील है। अवाष्पशील का भैया ये गुण ही हो भी करता है कि वो उसका वाष्पन हो भी नहीं करेगा। अब इसमें मत देखना कि 3 साइड से 4 साइड से बंधा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ पाए हैं। तो इसमें क्या होगा, वाष्पन की क्रिया कम हो जाती है। जब वाष्पन की क्रिया कम हो जाती है यानी कम ही मॉलिक्यूल्स वाष्प बन पाते हैं, भाप बन पाते हैं, तो उसमें वाष्प दाब क्या होगा, कम ही लगेगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, देखिए जब द्रव पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में और ज़्यादा बढ़ जाती है। सीधे बोले टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका जो वाष्पन की क्रिया होती है बहुत तीव्र हो जाती है, इवेपोरेशन क्रिया बहुत तेजी से हो जाती है, भाप बनना और तेजी से हो जाता है, जिससे वेपराइजेशन क्रिया और तीव्र हो जाती है और उसके कारण जो वाष्प दाब बनता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक बात समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे यार आप ऐसे ही करिए ना, एक बंद पात्र लीजिए, वो डेचकी नहीं, प्रेशर कुकर लीजिए ना, उसका जो सिटिया फिटिया होता है उसको बंद कर दीजिए, बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए और ऐसे ही रख दीजिए, तब का दाब देखिए और उसको ताप दे दीजिए, तब का दाब देखिए ब्लास्ट कर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद क्या है, अच्छा ग्राफ देखें, इस प्रेशर वेपर प्रेशर का मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर हम वो देखें, ग्राफ देखें तो देखिए टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या बढ़ता है, वाष्प दाब बढ़ता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी हिसाब से वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ना चाहिए, कुछ इस तरीके का। तो अगर इसको देखें तो ये ऐसे सरल रेखा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आपका वेपर प्रेशर होता है उसमें जो वाष्प दाब मिलता है कुछ कर्व टाइप का मिलता है, ऐसा।
सिद्ध ना होके ये ऐसा होता है। तो ये था हमारा क्या, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले फैक्टर, कारक क्या क्या थे, तो इसको समझ लिए हैं। अब चलते हैं आगे, उसके बाद हम समझते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। आइए अब समझते हैं राउल्ट सलाह यानी राउल्ट का नियम क्या होता है। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, राउल्ट के नियम को समझेंगे। देखिए, जो आपका पदार्थ होता है वह दो तरीके का होता है। जो विलयन में अभी हम यूज करेंगे इसके आधार पर हम इसको बता रहे हैं। एक है आपका वाष्पशील, दूसरा है अवाष्पशील। देखिए, जितने भी वाष्पशील होते हैं यानी इसको वैलेटाइल बोला जाता है, और अवाष्प को नॉन वैलेटाइल होता है। जितने भी वाष्पशील पदार्थ होते हैं वे सब क्या होते हैं, वे सब द्रव की अवस्था में रहते हैं। और अगर अवाष्पशील की बात करें तो ये हमारा किस में होता है, लिक्विड में होता है। देखिए, वाष्पशील की पदार्थ की बात करें तो मेथिल अल्कोहल हो गया, पानी हो गया, C2H5 एथिल अल्कोहल हो गया, बेंजीन, टॉल्यूइन, ये सब क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। और इनके कारण जो वाष्प दाब मिलता है वह कभी भी जीरो नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वाष्प दाब मतलब कि इसमें वाष्प दाब नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसके कारण जो वाष्प दाब होगा वह कभी जीरो नहीं मिलेगा, यानी इसका कुछ न कुछ वाष्पन होगा और उस वाष्पन के कारण इसमें कुछ न कुछ क्या होगा, वाष्प दाब मिलेगा। जबकि जो आपका अवाष्पशील होता है यह मतलब प्रत्येक सॉलिड जो होते हैं अवाष्पशील होते हैं। जैसे हो गया आपका यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, मतलब शक्कर हो गया, और इन सब के कारण कोई भी वाष्प दाब नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है P0। अच्छा देखिए, जब किसी शुद्ध पदार्थ के कारण, उसके द्रव के कारण उसमें जो वाष्प दाब होती है तो उसे हम P0 से दिखाते हैं। प्रेशर, वेपर प्रेशर, नाट का मतलब है मतलब खुद वही शुद्ध रूप से हो। तो जो शुद्ध रहेगा, शुद्ध वाली वेपर प्रेशर को हम नाट से दिखाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया क्या, वाष्पशील और अवाष्पशील। अभी जो हम विलयन पढ़ रहे हैं उस विलयन में मतलब जो राउल्ट का नियम लगाएंगे, इसमें अभी ये पढ़े हैं जो हमारा विलेय है वह कैसा है, वाष्पशील है, और जो हमारा विलायक है वह कैसा है, वह भी वाष्पशील है। जब दोनों विलेय और विलायक, जो आपका विलयन है विलेय और विलायक कैसा है, वाष्पशील है, तो उसके कारण उसमें वाष्प दाब क्या निकलेगा इसको समझेंगे, और उस पर जो राउल्ट का नियम है उसको भी समझेंगे। देखिए, जो विलेय है अभी मान लेते हैं लिक्विड है, और जो विलायक है वह भी कैसा है, लिक्विड है। जो विलेय है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, यानी जब भी बात करेंगे ए की तो समझ जाइएगा वो विलेय है, और जब हम बी की बात करेंगे तो समझ जाइएगा क्या है, विलायक है। अब चूंकि ये जो विलेय है ये भी कैसा है, एक लिक्विड है, तो लिक्विड के कारण क्या होता है, वाष्प दाब निकलता है। तो इसका जो शुद्ध वाष्प दाब होगा इसको मान लेते हैं P0A, यानी जो वेपर प्रेशर है वह प्योर ए का है। शुद्ध विलेय का वाष्प दाब को हम P0A से दिखाएंगे, और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है इसको P0B से दिखाएंगे। दूसरी बात क्या है यार, दूसरी बात आंशिक दाब आता है, यानी अशुद्ध का मतलब है कि जब दोनों को मिला दिया जाएगा, भी समझेंगे इसको। फिलहाल ये तो हो गया। अब आइए आगे देखते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है। अब हम जो वाष्प दाब निकालेंगे, वाष्प दाब ऐसे का निकालेंगे जो क्या हो, द्रव विलयन का क्या करेंगे, वाष्प दाब निकालेंगे, या फिर सीधे कहेगा द्रवी विलयन का वाष्प दाब। द्रवी विलयन, द्रव लिखा रहेगा, या फिर द्रवी विलयन का वाष्प दाब। चलिए ये मान लेते हैं क्या है, विलेय है, और ये भी मान लेते हैं क्या है, विलायक है। अगर ये विलेय है तो इसमें क्या होगा, द्रव है, वाष्पशील है। अभी वाष्पशील की बात बोले हैं, अभी हम विलयन कैसा ले रहे हैं, वाष्पशील, और ये भी क्या है, वाष्पशील है। देखिए, अगर ये विलेय है तो इसके मान लेते हैं अणु क्या है, ए है, सब में ए क्या है, भरा हुआ है। इसमें भी क्या है, ये विलायक है तो इसमें बी है। अभी दिखाया ना, विलायक को हम बी से दिखाएंगे। ये हमारा क्या है, विलायक है, और सबका अणु क्या है, बी है। अब इन दोनों के एक साथ मिला दिया जाएगा। मिलाने के बाद क्या, अच्छा देखिए, ये भी बंद पात्र है, ये भी बंद पात्र है, तो इसमें क्या लगेगा, वाष्प दाब। जो इसमें वाष्प दाब लगेगा उसको हम कहेंगे P0A, यानी प्योर। जो ये क्या है, ए का मतलब द्रव ए का प्योर प्रेशर लग रहा है, और इसमें जो प्रेशर मिलेगा उसको हम कहेंगे क्या,
इसको कहेंगे पी नॉट बी। यानी इसमें जो वेपर प्रेशर मिलेगा वह केवल यानी शुद्ध बी के कारण जो प्रेशर वेपर प्रेशर मिलेगा उसको पी नॉट बी, और शुद्ध ए के कारण यानी शुद्ध विलय के कारण जो आपका वेपर प्रेशर मिलेगा उसको पी नॉट ए से लिखेंगे। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जानते हैं इसमें आपके दोनों कण क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, इसमें दोनों के कण हो जाएंगे। अब देखिए इसमें ए के भी कण है और किसके हैं, बी के भी कण आ गए हैं। ये मान लेते हैं ए है, ए के कण इसमें भी आ गए हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें बी के भी कण आ गए हैं, किसके, बी के। अब देखिए अब क्या होगा, इसका जो वाष्प दाब था वो अलग था, इसका जो वाष्प दाब है वो अलग है। जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो इसमें वाष्प दाब लगता है, इसमें क्या लगेगा, वाष्प दाब लगेगा, लेकिन हाँ शुद्ध रूप से नहीं लगेगा। क्यों शुद्ध रूप से नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों को आपस में मिला दिया गया है, यानी दोनों के मालिक्यूल्स आ गए हैं, तो उसमें शुद्ध रूप से कैसे मिलेगा। और इसको हम बोलते हैं आंशिक दाब। क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। यानी आज पी ए के कारण कुछ दाब मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो है इसमें बी के कारण भी कुछ वाष्प दाब मिलेगा, तो इसे कहा जाता है क्या, आंशिक वाष्प दाब। अब देखिए इसमें राउल्ट का क्या कहना था, किसका, राउल्ट का कहना ये था कि ये जो विलयन बना है, जो वाष्पशील पदार्थों के मिलाने के बाद जो विलयन बना है, और इस विलयन बना है जो, और इसमें जो ये जो वाष्प दाब मिल रहा है वह वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। किसका कहना था, राउल्ट का। ये तो समझ में आ गया। देखिए राउल्ट का कहना क्या था, राउल्ट के अनुसार राउल्ट कहना यह था कि इसमें जो वाष्प दाब मिल रहा है, जो इसमें ए के कारण वाष्प दाब मिल रहा है, वह वाष्प दाब इसमें उपस्थित उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यानी जो पी ए मिल रहा है वह सीधे समानुपाती होगा एक्स ए के। एक्स ए क्या है यार, मोल प्रभाज है किसका, ए का। और वैसे ही जो पी बी मिल रहा है वह सीधे समानुपाती होगा किसके, एक्स बी के। यानी मोल फ्रैक्शन किसके, घटक बी के। यानी बी क्या है, विलायक के मोल प्रभाज, जो इसमें विलायक का वाष्प दाब होगा वह विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, और जो विलेय का वाष्प दाब होगा वह विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यह कथन किसका है, राउल्ट का कथन है। अब देखिए आपको पता है जब भी समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, यानी अगर इसको हम लिखें तो P बराबर ये कह सकते हैं K इंटू एक्स ए। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए K लिखा जाता है। माना जो विलयन है, माना विलयन शुद्ध A है, शुद्ध A है। देखिए जब विलयन आपका शुद्ध A होता है तो उस समय आपका एक्स ए बराबर क्या होगा, 1, और उस समय आपका एक्स बी यानी मोल प्रभाज ए का मोल प्रभाज 1 होगा और बी का मोल प्रभाज 0 होगा। ऐसा क्यों बताएं, क्योंकि आपको पता है जो मोल प्रभाज होता है, 2 या 2 से अधिक घटक हैं तो सबको आपस में जोड़ देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जो लोग मोल प्रभाज ना देखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से देख सकते हैं मोल प्रभाज क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ये है एक्स ए प्लस, इसको समझ सकते हैं एक्स बी बराबर हमेशा 1 के आता है। कह रहा है कि ये शुद्ध है। अगर कोई चीज़ शुद्ध है, शुद्ध का मतलब ये है कि उसमें केवल ए की मात्रा है, बी की मात्रा नहीं मिलाई गई है। जब बी की मात्रा नहीं मिलाई जाती तो उस समय उसमें बी का मान क्या रहता है, 0 रहता है। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, केवल यहाँ पे बी का मान 0 है तो यहाँ से केवल क्या मिलेगा, एक्स ए बराबर 1। तो इस एक्स ए को हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं अच्छा समीकरण 1। अब यहाँ से एक्स ए बराबर इतना हो गया, एक्स बी बराबर 0। तो इस एक्स ए का मान कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। अच्छा एक बात और, जब ये शुद्ध होगा, ये शुद्ध आपका ए है या प्योर ए है, तो उस समय जो इसमें दाब मिलेगा पी ए, वह शुद्ध दाब मिलेगा, पी ए नॉट मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर भैया शुद्ध है तो शुद्ध के कारण क्या मिलता है, हमेशा शुद्ध दाब मिलता है। जब अशुद्ध रहेगा तो उसके कारण अशुद्ध दाब मिलेगा। तो यहाँ पे जब बी की मात्रा नहीं मिलाई गई है उस समय पी नॉट ए हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब इसको अगर हम लिखें तो आगे कैसे लिख सकते हैं, अच्छा ये तो समझ में आया ना। अब इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं यार, देखिए इस एक्स ए का मान यहाँ पे रखने पर, कहाँ, एक्स ए बराबर 1 रखने पर यहाँ से
जब अच्छा ये ए का है, एक मिनट, देखिए एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये जो पी ए है, आज पी ए की जगह पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। तो पी ए की जगह पे हम पी नॉट ए रख देंगे, पी नॉट ए, सॉरी इसको लेते हैं, पी ए की जगह पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए बराबर के की जगह पे क्या रखेंगे, के की जगह पे के ही रहेगा, इंटू एक्स की जगह पे ए, तो के बराबर आ गया क्या, पी नॉट ए। समीकरण मान लेते हैं 2, और इस समीकरण 2 का मान उठा के समीकरण 1 में रखिए, यानी के का मान आप रख दीजिए कितना, पी नॉट ए। तो क्या आ जाएगा यार, पी ए जो आंशिक दाब मिला है, पी ए बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये था हमारा क्या, इसमें जो आंशिक दाब मिला है, ये देखिए जो आपका ये जो शुद्ध है, आपका जो शुद्ध विलेय या शुद्ध विलायक है, इसका आंकिक मान जब सवाल हल करेंगे तो आंकिक मान जो है उसमें किताब में दिया रहेगा। अब क्या है यार, इसी तरीके से अगर हम पी बी निकालें तो पी बी बराबर क्या आएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये तो हमारा क्या था, सूत्र है, सॉरी एक्स बी रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो वाष्पशील पदार्थों को मिलाने के बाद जो आपका विलयन बना है, विलयन में जो आंशिक दाब मिला है, वह आंशिक दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यही किसका कहना था, राउल्ट का नियम, राउल्ट का कहना था। तो चलिए इसका अब हम परिभाषा लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। राउल्ट के अनुसार क्या था यार, घटक का वाष्प दाब, घटक का मतलब चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, घटक का वाष्प दाब, घटक का वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये था क्या, घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती। देखिए अब इसके बाद एक आता है डाल्टन लॉ। क्या आता है, डाल्टन लॉ। डाल्टन नियम क्या कहता है यार, डाल्टन नियम जो होता है वह गैसी के लिए है, गैस मतलब गैसों के लिए यह बताया जाता है कि अगर कोई पात्र है, कोई बंद पात्र है और उसमें बहुत सारे गैसें मिलाई गई हैं, तो उस पात्र में जो पूरा दाब लगेगा, संपूर्ण दाब लगेगा, वह विभिन्न प्रकार के मिलाई गई गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये कोई पात्र है, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन गैस भरी गई है, साथ में इसमें हीलियम गैस है, इसमें मान लेते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जो इसका टोटल दाब मिलेगा, पी टोटल, वह आंशिक दाब किसका, हाइड्रोजन का, और आंशिक दाब किसका, CO2 का, और आंशिक दाब किसका, हीलियम का, सबके योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये किसका कहना था, ये डाल्टन का कहना था। तो डाल्टन के अनुसार अगर हम ये देखें, क्या डाल्टन के अनुसार अगर हम ये देखें, जो इसमें जो विलयन मिला है, या क्लोज पात्र है, इसमें जो पी टोटल होगा, मतलब पूरा आपका क्या, पी टोटल मतलब पूरा प्रेशर होगा, वह आंशिक दाब यानी पी ए और पी बी के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। अगर हम चाहें क्या, तो यहाँ से पी ए का मान कितना, इतना रख सकते हैं, और पी बी का मान कितना, इतना रख सकते हैं। तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये है हमारा क्या, संपूर्ण वाष्प दाब, इसमें जो पात्र में लग रहा है। और जो आपका मोल प्रभाज निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे, मोल प्रभाज की बात करें तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा यार, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। वैसे ही अगर बात करें एक्स बी की, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बटे क्या, बी बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। यानी जिसका, देखिए सबसे बढ़िया तरीका है, मोल प्रभाज निकालना होता है, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसको ऊपर करिए, और जितने भी विलयन में उपस्थित क्या है, घटक हैं, सबका मोल रख दीजिए। और मोल कैसे निकाला जाता है, मोल को हम एन से लिखते हैं। मोल कैसे निकाला जाता है, इसको बताए हैं दिया भार W बटे मालिकुलर वेट यानी अणुभार, W बाई एन से हम क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। अगर संपूर्ण दाब पूछेगा तो संपूर्ण दाब निकाल लेंगे, और क्या है, ये आंशिक दाब पूछेगा तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, आंशिक दाब निकालेंगे। तो ये राउल्ट का नियम समझ में आ गया। राउल्ट का नियम ये कहता है क्या, कि जो विलयन है, विलयन में जो वाष्प दाब मिल रहा है, वो जो आंशिक वाष्प दाब जो है, वह उस विलयन में उपस्थित घटक के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा।
ये किसका कहना है, राउल्ट का नियम है। आइए अब आगे समझते हैं। आइए अब हम ग्राफ देख लेते हैं वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच में कैसा ग्राफ होगा। ये जो ग्राफ है कब का है, जब आपका जो वाष्प दाब निकाला गया है वाष्पशील पदार्थों के कारण, वाष्पशील पदार्थों के कारण वाष्प दाब जो मिला है, तब का क्या निकालेंगे हम, ग्राफ निकालेंगे। मान लेते हैं ए क्या है, कोई विलेय है, बी क्या है, कोई विलायक है। अगर ए है तो ए के कारण जो शुद्ध दाब मिलेगा वह पी नॉट ए मिलेगा, और बी के कारण शुद्ध दाब पी नॉट बी मिलेगा। अगर इसका आंशिक दाब देखें तो आंशिक दाब जो होगा पी ए बराबर होगा किसके, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। वैसे अगर देखें पी बी, जो विलायक बी का आंशिक दाब होगा वह पी बी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये कैसे अभी हल किए हैं, समझ लिए हैं। देखिए हम ले क्या रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। ए और बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं एक्स अक्ष पे। चूंकि दो दाब हैं तो हमें दो दाब दिखाने के लिए एक यहाँ पे दिखाएंगे दाब को, दाब को ले रहे हैं वाई अक्ष पे, और एक तो दाब को यहाँ पे दिखाएंगे। तिरछा है का, एक मिनट। ये है आपका मोल फ्रैक्शन। दाब दो ठो है तो दो दाब दिखाने के लिए एक ठो यहाँ पे दिखाएंगे और एक ठो यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे है आपका क्या, मोल फ्रैक्शन यक्स। यहाँ पे हम ले लेते हैं ए के कारण जो प्रेशर मिलेगा पी ए, और यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, जो बी के कारण प्रेशर मिलेगा पी बी। देखिए शुरुआत में प्रारंभ में मान लेते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है, इधर का मोल फ्रैक्शन ए को दिखाता है और इधर का मोल फ्रैक्शन जो है वह बी को दिखाता है। प्रारंभ में मान लेते हैं जब शुद्ध केवल क्या रहता है, विलेय रहता है, शुद्ध ए रहता है, तो उस समय एक्स ए का मान कितना होगा, 1 होगा, और इस समय एक्स बी का मान कितना होगा, 0 होगा। तो उस समय जो दाब मिलता है पी ए, वही दाब होता है उसका शुद्ध दाब, जिसे हम कहते हैं पी नॉट ए। क्या कहते हैं, पी नॉट ए। तो जब प्रारंभ में ए का मान 1 होगा और उस समय बी की मात्रा कुछ भी नहीं मिलाई गई है, तो उस समय मान लेते हैं यहाँ पे मिला है दाब इसका क्या, पी नॉट ए, शुद्ध दाब है पी नॉट ए। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, जैसे जैसे बी की मात्रा मिलाएंगे, इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। अरे जाहिर सी बात है, जो शुद्ध वाष्प दाब होता है पी नॉट ए हमेशा ज़्यादा होता है अशुद्ध वाष्प दाब के, पी ए के। समझ पा रहे हैं। जब वैसे भी बताए थे ना, जब उसमें क्या करते हैं, कोई पदार्थ को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका वाष्प दाब घट जाता है। अब बी को क्या कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं, धीरे धीरे बी की मात्रा मिलाते जाएंगे, इसका वाष्प दाब कम होता चला जाएगा। कम होते होते ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे। जब यहाँ पे आ जाएगा तो उस समय क्या होगा यार, उस समय एक्स बी यानी बी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है, और उस समय ए की मात्रा को हम नगण्य मान लेते हैं, यानी 0 मान लेते हैं। अब जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो उस समय एक्स की मात्रा, बी की मात्रा कितनी रहेगी, बहुत ज़्यादा, तो उसका मोल प्रभाज 1 ले लेते हैं, और उस समय ए की मात्रा उसमें नगण्य है, बहुत कम है। बी की मात्रा इतने ज़्यादा हो गई है कि ए की मात्रा उसकी तुलना में नगण्य है, तो इसलिए एक्स ए यानी ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसको कितना मान लिए हैं, 0। अब देखिए जब एक्स बी बराबर 1 होता है तो जो उस समय दाब मिलता है पी बी, वह दाब क्या होता है, पी नॉट बी होता है, यानी शुद्ध दाब होता है। तो मान लेते हैं इस समय इसका दाब मिला है क्या, पी नॉट बी। क्या मिला है, पी नॉट बी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर इधर से जब इधर चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि इधर चलने पर एक्स ए की मात्रा मिल रही है, बी की मात्रा कम हो रही है। जब बी की मात्रा कम होगी तो इसका भी क्या होगा, वाष्प दाब कम होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसे घटते 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 यहाँ पे चला आएगा, ये यहाँ पे चला आएगा। डाल्टन नियम क्या कहता है यार, देखिए ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ दिखाता है आपका किसको, ये ग्राफ है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए को, और ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ आया है, ये दिखा रहा है आपका पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब क्या करिए, दोनों को मिला दीजिए। जब दोनों को मिला देंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको, तो ये हो जाएगा पी टोटल। ये जो पी टोटल है यह होता है किसके, पी ए प्लस पी बी के। तो ये ग्राफ था हमारा किसके,
वाष्पशील पदार्थों का जब विलयन होगा तो उसमें जो वाष्प दाब होगा और मोल प्रभाज के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच में जो ग्राफ लिया जाएगा तो ये समझ पाए हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। आइए अब समझते हैं अवाष्पशील मिलाने पर जो वाष्प दाब मिलेगा, विलयन का वाष्प दाब होगा वह क्या होगा, उसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक कोई क्या है, विलेय है और यह कैसा है, अवाष्पशील है, यानी इसके कारण कोई वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा, इसमें जो वेपर प्रेशर होगा 0 के बराबर होगा। दूसरा क्या है, विलेय है, यानी यह कैसा है, विलायक है, यह कैसा है, वाष्पशील है और इसके कारण जो भी दाब मिलेगा वह 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ उसका वाष्प दाब होगा। अब देखिए क्या होगा जब इसको मिटाते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, बी के कण हैं। किसके कण हैं, बी के। अगर बी के हैं तो बी के कारण इसमें क्या होगा यार, इसके कारण इसमें वाष्प दाब मिलेगा, लेकिन इसमें हम एक ही कुछ मात्रा मिला दे रहे हैं। किसकी, एक ही। जब एक ही मात्रा मिलाएंगे तो इसके सतह पे क्या आ जाएगा, कुछ कण ए भी आ जाएंगे, सतह वाले कण पर यहाँ पे कुछ ए भी आ जाएंगे। तो इसमें जो वाष्प दाब मिलेगा केवल अब किसके कारण, शुद्ध नहीं मिलेगा, अब बी के कारण बस वाष्प दाब मिलेगा, यानी जो इसमें पी मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, वह केवल किसके कारण, बी के कारण, यानी विलायक जो बी है आपका बी के कारण। और ये जो होता है राउल्ट के अनुसार यह इसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर यही बात करें क्या इसमें पी ए मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पी ए है यानी जो विलेय है वह कैसा है, अवाष्पशील है। तब क्या होगा यार, तब इसमें जो भी वाष्प दाब मिलेगा पी बी बराबर, आप इसको ए भी मान सकते हैं बी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किताब में इसको जानते हैं, किताब में इसको ए माना है, इसको बी माना है, कोई दिक्कत नहीं है। पी बी जो होगा, पी बी वह सीधे समानुपाती होगा किसके, एक्स बी के, क्योंकि केवल इसमें जो वाष्प दाब मिलेगा बी के कारण, आज पी ए तो मिलेगा नहीं, इसको हम कहेंगे पी बी बराबर क्या मिलेगा, के इंटू एक्स बी के। अब के का मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब क्या होगा यार, अब आपको पता है क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हम एक्स बी को हटा दें, एक्स बी बराबर इसको इधर भेजें तो 1 माइनस एक्स ए होता है, तो एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, पी बी बराबर पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, इसको कहेंगे पी बी बराबर पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब क्या होगा, इसके बाद क्या करें, इसको इधर करें, इसको उधर भेज देते हैं, पी नॉट बी इंटू एक्स ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी ए। यहाँ से अगर एक्स ए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी ए बटे पी नॉट बी। ये एक नया चीज़ मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ विलयन में मिलाते हैं तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है, जो विलयन में कमी आती है, क्योंकि कमी तो आएगा ही, जब अवाष्पशील मिलाएंगे तो भैया उसमें जाहिर सी बात है क्या आएगा, कमी आ जाएगा, उसमें वाष्पन की क्रिया कम ही होगी तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। कमी को क्या कहते हैं, अवनमन। किसके सापेक्ष, वाष्प दाब के सापेक्ष, यानी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर। ये जो मोल प्रभाज है ना किसका है, विलेय का है, विलेय का, यानी इस चीज का है। तो इसमें जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आता है वह विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर, ताप स्थिर है भैया, स्थिर ताप पर विलयन का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक मतलब कमी होना, किसके, अरे एक मिनट, ये यहाँ पे बी रहेगा। आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, कमी। आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कि शुद्ध के सापेक्ष कितना कमी हो रहा है। आपेक्षिक अवनमन विलयन के विलेय के
बिलियन में कर दे ज़्यादा सही रहेगा। बिलियन में विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह भी राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के नियम से वैसे पे जब वाष्पशील मिलाए थे तो उसमें ये बताए थे कि जो आंशिक दाब होगा वह उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। जब इसमें एक ऐसा पदार्थ मिला रहे हैं जो वाष्पशील है, ये नहीं है यानी अवाष्पशील है, जब अवाष्पशील रहेगा तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। जब उसका खुद का वेपर प्रेशर नहीं बनेगा तो इसमें क्या होगा इसमें वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। जब वाष्प दाब में कमी आती है वही वाष्प दाब क्या होता है कि अवनमन कहलाता है। और ये जो अपेक्षिक अवनमन होता है वह विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है।